नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट AK-203 असॉल्ट राइफल को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत और रशिया के बीच करीब करीब 6.5 लाख के आसपास है, उससे ज़्यादा AK-203 राइफल्स को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया जा चुका है और अभी इन राइफल्स को भारत में बनाया जाने वाला है, जिसमें इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। ऐसे में अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन आर्मी को अभी फॉर्मली AK-203 राइफल्स की डिलीवरी मिलने वाली है और पहली बैच में इंडियन आर्मी को करीब 5000 के आसपास AK-203 राइफल्स को डिलीवर किया जाने वाला है, जिनको मार्च 2023 में डिलीवर कर दिया जाएगा। आर्मी की तरफ से ऑर्डर किए गए टोटल AK-203 गन्स की ऑर्डर में से पहले बैच में करीब 70,000 के आसपास गन्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया था और इन 70,000 गन्स को सीधे तौर पर रशिया की तरफ से भारत को सप्लाई करने की बात की गई थी, जिसके बाद बाकी बचे गन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अभी फिलहाल पहली बैच में भारत को जिन 5000 के आसपास गन्स को डिलीवर किया जाएगा, उनमें करीब 5% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसके बाद जो सेकेंड बैच को डिलीवर किया जाएगा उसमें करीब 17% के आसपास इंडियन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इन गन्स को भारत में बनाना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो तब उसमें 100% तक इंडियन सिस्टम मौजूद होने वाला और साथ ही इन गन्स की कंप्लीट एक्सपोर्ट राइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से। रशियन मीडिया की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अभी रशिया की तरफ से फाइनली भारत को S-400 सिस्टम की 3rd रेजिमेंट को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया। इससे पहले ही भारत को S-400 सिस्टम की 2 रेजिमेंट को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको भारत पंजाब और ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय कर रहा है और अभी भारत को रशिया की तरफ से इनकी 3rd रेजिमेंट को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। रशिया की स्टेटमेंट के मुताबिक सैंक्शन की वजह से S-400 सिस्टम की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर इनिशियली भारत और रशिया के बीच कुछ प्रॉब्लम सामने आए थे, लेकिन अभी इसकी अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेथड को एस्टेब्लिश किया जा चुका है और अभी इसी साल के एंड तक ही रशिया की तरफ से भारत को बाकी बचे सभी S-400 सिस्टम की यूनिट को डिलीवर करने की बात की गई है। इसके साथ ही जब भारत अपनी S-400 सिस्टम्स को अभी टेक्निकली डिप्लॉय कर रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से इसे काउंटर करने की तरकीब सोचा जा रहा है। रिसेंटली एक पाकिस्तानी थिंक टैंक मुस्कान मोजाम की तरफ से बात बताया गया था कि वर्तमान की सिचुएशन में अगर जंग होता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो जाता है, तो पाकिस्तान कभी भी भारत का सामना नहीं कर पाएगा। खास करके भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 सिस्टम पाकिस्तानी एयरफोर्स को और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स को इजीली नाकाम कर पाएगा, जो कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा। इस वजह से अभी पाकिस्तानी थिंक टैंक्स का ये कहना है कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान को फ्यूचर में पावर को बैलेंस करके रखना है तो उनको हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको पाकिस्तान खास करके S-400 सिस्टम और हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और एक बार भारत की S-400 सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डाउन हो जाता है तो उसके बाद जाके पाकिस्तान के पास भारत के अगेंस्ट में स्टैंड करने की ऑफेंसिव स्ट्राइक करने का मौका मिल सकता है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, और जब भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तब आर्मेनिया का नाम जरूर आता है, क्योंकि अभी तक भारत की तरफ से जितने भी देशों को डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया गया उसमें आर्मेनिया का नाम सबसे पहले आता है। वैसे तो आर्मेनिया की तरफ से भारत से अभी मल्टीपल वेपन प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनिया की तरफ से अभी भारत से MRSAM को खरीदने का प्लान किया गया था। MRSAM एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अभी फिलहाल आर्मेनिया की तरफ से S-300 सिस्टम को भी ऑपरेट किया जा रहा है, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, लेकिन आर्मेनिया के पास अभी कोई भी मॉडर्न मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से अभी वो MRSAM को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इजराइल और भारत के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम के अंदर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आर्मेनिया की मेन राइवल यानी कि अजरबैजान की बात करें तो उनकी तरफ से सेम MRSAM की इजरायली वेरिएंट यानी कि बैरक 8 सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अजरबैजान इजरायली बैरक 8 सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है तो क्या भारत अभी आर्मेनिया को सेम बैरक 8 के एक इंडियन वर्जन को सेल करना चाहेगा
और क्या इजराइल इस बात का परमिशन देगा? तो इस पर रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा है कि बैरक 8 और एमआरसैम भले ही एक ही मिसाइल को बेस करके बनाया गया है, लेकिन बैरक 8 एक कम्प्लीटली इजरायली सिस्टम है, जबकि एमआरसैम की बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसे भारत अपने हिसाब से किसी भी देश को बेच सकता है, जिसके लिए इजराइल से परमिशन लेने की भी भारत को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर डायरेक्टली बैरक 8 के अगेंस्ट में एमआरसैम को ऑफर करना नहीं चाहता। बदले में भारत की तरफ से यहाँ पर आर्मेनिया को अपनी एकास और एकास एनजी जैसे मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। अभी अगर इंडियन नेवी की सबसे ताकतवर और मॉडर्न डिस्ट्रॉयर की बात करें तो आप सभी विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर का नाम ले सकते हैं, जिसकी 2 वेसल अभी लगभग इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन पिछले साल नेवी की तरफ से जब एक प्रमोशनल वीडियो को इशू किया गया था, उसमें नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर डिस्ट्रॉयर का एक 3D मॉडल डिस्प्ले किया गया था और उस 3D मॉडल के मुताबिक ये जो नए डिस्ट्रॉयर होने वाले यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर होने वाले हैं, ये मैसिव डिस्ट्रॉयर्स होने वाले जिनकी डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन के आसपास होने वाला और इसमें 144 के आसपास वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद होने वाले, जिसमें हम एक वाइड वैरायटी की एंटीशिप और एयर डिफेंस मिसाइल को कैरी कर पाएंगे, जो कि इन शिप्स को टेक्निकल एक बहुत ही बेहतरीन ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पावर प्रोवाइड कर पाएगा। अभी कुल मिलाकर ऐसे 6 वॉरशिप्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी कंस्ट्रक्शन को 2025 से 2026 के बीच शुरू कर दिया जाएगा और 2031 के आसपास इनको नेवी को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में ही अभी नेवी की तरफ से पहली बार अपनी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात किया जा रहा है। हमारे इन वेसल्स में बोथ AD1 और AD2 जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी स्पेशल नेवल वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 3000 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एंगेज हो सकता है। और अभी DRDO की तरफ से खास करके इन वॉरशिप्स के लिए एक नई AESA रडार को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है, ताकि वो इन AD1 और AD2 जैसे मिसाइल को लॉन्च कर पाएगा। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स में इंटीग्रेट करने के साथ साथ DRDO की तरफ से अभी एक डेडिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर वेसल को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि आगे चल के हम सिर्फ लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से ही नहीं बल्कि सी से भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर पाएंगे और खास करके चाइना की जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है उनके खिलाफ ये कारगर वेपन साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हमारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर भी कर सकता है। तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद होना काफी जरूरी है, जो कि लॉन्ग रेंज में ही दुश्मन के एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम कर पाएगा। अगला अपडेट तेजस की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान तेजस की लगभग 2 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है और अभी तेजस MK1A को जल्दी से ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तेजस MK1A की डिलीवरी शुरू करने से पहले HAL की तरफ से तेजस की कुछ ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना बाकी है। दरअसल इनिशियली जिन 40 तेजस MK1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, इनमें से 32 फाइटर वेरिएंट होने वाले थे और बाकी 8 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले थे, जिसके बाद तेजस MK1A डील में जिन 83 तेजस MK1A के लिए डील को फाइनल किया गया था, उसमें भी 73 फाइटर वेरिएंट और बाकी 10 ट्रेनर वेरिएंट मौजूद होने वाले थे। इनको नॉर्मली पायलट्स को ट्रेनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस समय HAL की तरफ से सबसे पहले फाइटर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया था और अभी इसकी ट्रेनर वेरिएंट को डिलीवर करना शुरू किया जाने वाला है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट भी और वो ये है कि तेजस MK1 और MK1A डील में जिन 183 तेजस के लिए ऑर्डर को अभी तक प्लेस किया जा चुका है, इन सभी में जितने भी ट्रेनर वेरिएंट है वो सभी के सभी तेजस की MK1 स्टैंडर्ड की होने वाले हैं और सिर्फ 83 में से 73 तेजस की MK1A वेरिएंट मौजूद होने वाले हैं। तो अभी HAL की तरफ से MK1A वेरिएंट को बनाने से पहले सभी ट्रेनर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि सेम तेजस की MK1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाला है और एक ही बार में तेजस MK1 और MK1A डील में ऑर्डर किए गए सभी 8 और 10 यानी कि कुल मिलाकर 18 ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद ऑफिशियली तेजस MK1A वेरिएंट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।